सीट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को कैसे फंसा दिया है, कैसे इंडिया या इंडी अलायंस में अब इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी को अगर मध्य प्रदेश में उसकी मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारों पर होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। यह भी जानिए कि लगातार सनातन और रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज कैसे सनातन के पक्ष में उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन उनके लिखने पर ओम प्रकाश राजभर ने कैसे बीजेपी के तरफ उनके आने का इशारा किया, हम यह भी समझेंगे। और आखिर में जानिए कि किस तरीके से आजम खान इस वक्त बेबस हैं और इनकम टैक्स की रेड के दौरान उन्होंने क्या कहा है। ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इंडिया, जी हां, वो गठबंधन जिसे प्रधानमंत्री ने इंडी अलायंस कहा है। अब यह गठबंधन मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बातें कर रहा है। सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी हिस्सेदारी मांगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी थी। उन्होंने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी और समाजवादी पार्टी ने तो 7 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी से कर दी। सूत्रों की माने तो जब मध्य प्रदेश का चुनाव सर पर है, ऐसी स्थिति में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी ने एक शर्त भी रख दी है। इंडिया जो गठबंधन है उसके लोग अब मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर बैठना चाहते हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने भी यह कहकर मामला फंसा दिया है कि उसे अपनी जीती हुई सीट और जो 2 नंबर की सीट है, यानी कि जिस पर वो हारे हैं, नंबर 2 पर हैं, ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को उनके लिए ये सीटें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इंडिया या जो इंडी अलायंस जिसका नया नाम प्रधानमंत्री ने दिया है, अब ये इस बात पर चर्चा कर रहा है, सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा है कि जीती हुई सीट और नंबर 2 की सीट उस दल को मिलनी चाहिए। और इसी फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने चुपचाप कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा दिया है कि अगर अलायंस करना है तो हमारा फॉर्मूला यही है। तो आपको बताएं कि 2018 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के मध्य प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती थी और 6 सीटों पर वो नंबर 2 पर रही थी। और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी से आंतरिक तौर पर रख दी है। कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, वो 2 से 3 सीट देना चाहती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी अकेली लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ती है, तो इसका असर इंडिया पर, जो कि इंडी अलायंस है, उस पर पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा अलायंस है इस वक्त जिसकी की परीक्षा भी है, जिसका की टेस्ट भी होने वाला है कि क्या 2024 के पहले विधानसभा चुनाव में जो इंडिया के घटक दल हैं, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी किसी तरीके का अलायंस बनाने में सफल होंगे। तो अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बातें साफ साफ रखी जा चुकी हैं। तो क्या यह मामला फंसेगा या फिर आसानी से सुलझ जाएगा? क्या अखिलेश यादव 7 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें 2 से 3 सीटों पर मना लेगी? ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के इस चुनाव में कहीं ना कहीं इस गठबंधन के नाम पर इसे थोड़ा परेशान तो जरूर कर दिया है या इसे फंसा दिया है। देखना यह है कि क्या दोनों दल आपस में बैठकर कोई सहमति का रास्ता निकालते हैं। जैसा कि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह कोई मसला नहीं है, ये हल हो जाएगा। नजर हमारी बनी रहेगी। अब अगली खबर।
स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर हाल के दिनों में बनी है जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के विरोध का प्रतीक है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हाल के दिनों में रामचरितमानस से लेकर सनातन तक पर कई टिप्पणियां की। लेकिन बीती रात एक ट्वीट जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और खासकर सनातन धर्म को लेकर के, इस ट्वीट ने सियासी हलचल मचा दी। एक तरीके से यह स्वामी प्रसाद मौर्य के हृदय परिवर्तन के भी संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पहले आप इस ट्वीट को देखिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीती शाम किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है, सनातन एक ऐसा व्यवहारिक सत्य है जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में अपने गुणों व कार्यों की जीवंतता बनाए रखता है। सनातन सत्य है, शाश्वत है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, लाखों साल पहले भी देता था और आगे भी देता रहेगा। पृथ्वी, वायु, जल, नभ ये सभी हमें जीवन देते हैं। ये पहले भी देते थे और आगे भी देते रहेंगे। यही सनातन है। प्रत्येक बच्चा मां की पेट से पैदा होता है, यह सनातन है। मानवता का सम्मान, समता का व्यवहार, सबको न्याय ही सनातन है। उसके बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा है बुद्ध के बुद्धिस्ट ग्रंथों से, नहीं वेरेन वेरानी समन्तिद कुदाचनम अवेरैना च सम्मंति यस धम्मो सनातनो। तो ये बुद्धोपदेश का एक उन्होंने एक कह सकते हैं कि उसका एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। सनातन सनातन था और आगे भी रहेगा। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, विषमता, ढोंग ढकोसला, कुरीतियां तथा मुंह से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र उत्पत्ति बताना सनातन नहीं अपितु मानवता के प्रति के लिए अभिशाप व कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो उन्होंने अपने पहले पूरे पैराग्राफ में सनातन की जमकर के तारीफ की है, लेकिन अगला जो पैराग्राफ है उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर वार किया है। लेकिन सनातन को इस तरीके से जब उन्होंने लिखा तो इस पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को हो क्या गया है। जो सनातन के नाम से बिदक रहे थे, जो रामचरितमानस के नाम से बिदक रहे थे, जो लगातार उसकी आलोचना खुलेआम कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सनातन की ऐसी तारीफ की है जैसी किसी नेता ने अभी तक नहीं की। यह अलग बात है कि उन्होंने बुद्धोपदेश से यानी कि बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उससे उन्होंने श्लोक निकालकर इसका वर्णन किया है। कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन की तरफ यह इशारा कर रहा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया, उनका ट्वीट आया है, लेकिन उनके इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है? ओम प्रकाश राजभर ने वही बात कही है कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का काम समाजवादी पार्टी में पूरा हो जाएगा वो उस दिन भाजपा में वापस लौट आएंगे। यहां उन्होंने अच्छी खासी सियासत स्वामी प्रसाद मौर्य पर कर दी है। सुनिए आज जब उन्होंने हमारे सहयोगी से बात की तो क्या कहा है। उनको भेजा गया है, उनको सपा में भेजा गया है। जब तक सपा को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो वहां से नहीं आएंगे। बीजेपी ने भेजा, तब के भेजे ले? हम भेजे हैं। बीजेपी में न थे महाराज। बीजेपी के एजेंडे पे वो तब क्या कर रहे हैं आप बताइए? एक भी सपा का नेता, सपा में 2 गोल बनवाया। पहले बयान पर अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरे बयान पर डिम्पल जी को आगे आना पड़ा, तीसरे बयान पर देख रहे हैं ना अब हो गई क्या बोली। अब भाजपा की बोली बोल रहे हैं ना, मतलब आने वाले। अब उन्हीं से पूछिएगा कब आएंगे। आजम खान के अलग अलग घरों पर, ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स की रेड और जांच चल रही है। इससे आजम खान बेहद आहत हैं, बहुत ही नाराज हैं। और हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इनकम टैक्स की टीम जब अंदर पूरी जांच पड़ताल कर रही थी, इनकम टैक्स की टीम जब अंदर रेड कर रही थी, जिसमें तस्वीरों में दिखता है कि आजम खान और उनकी पत्नी अपने कागजात, अपने ज्वेलरी, इन तमाम चीजों को इनकम टैक्स अधिकारियों को दिखा रहे हैं, तब आजम खान ने कुछ बातें उन अधिकारियों से भी कही जो छन कर, या यूं कह लें कि सोर्सेस के तौर पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल आजम खान बेहद नाराज है
और इसके लिए वो अपने पार्टी के लोगों को भी दोष दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, उनके मुताबिक ये एक तरफा और उनको प्रताड़ित करने की कार्रवाई है, उनकी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे। जिस पार्टी को खड़ा करने में, बनाने में उन्होंने अपना खून पसीना लगाया, आज वो अकेले पड़ गए हैं और उनके साथ कोई नहीं है। वैसे आपको बताएं कि इस पूरी जांच के दौरान आजम खान अपने घर में रहे और घर के भीतर जब ये जांच शुरू हुई, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल थी, क्योंकि घर की महिलाओं से भी बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, कागजात पूछे गए हैं। सबसे बड़ी जांच जो इस वक्त चल रही है वो जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही है। और जौहर यूनिवर्सिटी में जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ रुपए का निवेश कैसे हो गया, सरकार ने आखिर कैसे इसमें 100 करोड़ रुपए डाल दिए जबकि ये ट्रस्ट है, इस पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर जब उनसे कुछ बातें की गई, कुछ पूछा गया, तो उन्होंने बड़े ही बेमन से जवाब दिया है कि ये कैबिनेट के फैसले से हुआ है, आप सरकार से पूछिए। इनकम टैक्स की टीम उस ट्रस्ट को सरकार से मिले 100 करोड़ रुपए के बारे में, 100 करोड़ की संपत्ति के बारे में ये पूछताछ कर रही है कि आखिर इस ट्रस्ट को इतना पैसा कैसे मिला। वहीं आजम खान ने कई तरह के आज आरोप भी लगाए हैं। हालांकि ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो भीतर में जब जांच चल रही थी, ये तब की बात है। उनसे जब उनके इनकम का सोर्स पूछा गया कि भाई आखिर आपका इनकम का स्रोत क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास भैंसों की डेयरी है जिससे तकरीबन 20,000 रुपए प्रतिदिन उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा आजम खान बहुत बातों में आज उन्होंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा जब उनसे कई बातें और पूछी गई। ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सब सोर्सेज से निकली हुई बातें हैं और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस जांच ने आजम खान को अंदर तक जरूर हिला दिया है, क्योंकि रामपुर से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ में उनके रिश्तेदारों तक ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और आज उम्मीद ये की जा रही है कि आज ये जांच खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि आगे और क्या निकलता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।